हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम पुखराज पुरोहित है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो उन सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है जो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कृषि संबंधी योजनाओं का सामान्य ज्ञान। और इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो पहले से कृषि संबंधी योजनाएं चलती आ रही हैं, वर्तमान में कौन सी नई योजनाएं चालू की गई हैं, कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, उन योजनाओं की क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उन सारी बातों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कृषि संबंधी सामान्य ज्ञान, तो उसके अकॉर्डिंग जो योजनाएं पूछी जाने वाली हैं, जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, जो पहले से चलती आ रही हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कृषि योजनाओं के सामान्य ज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा हेल्थ कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना इनाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रियायत योजना 2016-17, राष्ट्रीय तिलहन और तेल मिशन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन, पशुधन विकास विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गोवर्धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ऑपरेशन ग्रीन योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो हम इन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो हम योजनाएं पढ़ने वाले हैं तो उन योजनाओं का जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इन शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उन शॉर्ट फॉर्म में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें फुल फॉर्म के साथ में उनके शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। तो जो हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सबसे पहला पॉइंट, ये योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। यहाँ पर मैंने जो इसकी जो शुरुआत की जो डेट है उसको मैंने डार्क करके रखा है, मतलब ये जो योजना है कब शुरू की गई इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इस योजना में किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में मदद करना है। अब इसमें अयोग्य कौन कौन है, तो देखिए, संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान, राज्य या केंद्र सरकार के साथ में PSU और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी व डॉक्टर, इंजीनियर तथा वकील के साथ साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगी भी यहाँ पर अयोग्य हैं। मतलब ये सभी जो है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इनकी इस योजना में अयोग्य घोषित किया गया है।
वॉल्टर पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष के होने पर किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, बशर्ते उसने 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में इसके लिए एंट्री कराई हो। तो अगर कोई भी आवेदक जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में उसने आवेदन किया है तो उसे 60 वर्ष के होने पर उस किसान को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगली हमारी जो योजना है वो है मृदा हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी मिट्टी में उपलब्ध बड़े और छोटे पोषक तत्वों का पता लगा सकते हैं। इसमें उर्वरकों का उचित प्रयोग करने और मिट्टी की उर्वरकता सुधारने में मदद मिलेगी। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाना है। नीम कोटिंग वाले यूरिया को बढ़ावा दिया गया है ताकि यूरिया के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सके, फसल के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके और उर्वरकता की लागत कम की जा सके। घरेलू तौर पर निर्मित और आयातित यूरिया की संपूर्ण मात्रा अब नीम कोटिंग वाली होगी। अगली जो हमारी योजना है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना को लागू किया जा रहा है ताकि देश में जैव कृषि को बढ़ावा मिल सके। इससे मिट्टी की सेहत और जैव पदार्थ तत्वों को सुधारने तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये योजना किसानों की आमदनी में वृद्धि करने में सहायक साबित होगी। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना को लागू किया जा रहा है ताकि सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये योजना सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। किसी भी सूरत में सिंचाई की व्यवस्था हो, पानी की कम बर्बादी हो, पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, ये इस योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। अगली हमारी योजना है अटल भूजल योजना। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता वर्ष 2018-19 से 2022-23 की कालावधि में क्रियान्वित किया जाएगा। तो देखिए ये जो योजना है वो इसमें जो सहायता करने वाला जो पक्षकार है वो कौन है? विश्व बैंक। तो अटल भूजल योजना में जो सहायता प्रदान करने वाला पक्षकार है तो वो विश्व बैंक होगा। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी जो अवधि है वो 2018-19 से 2022-23 की कालावधि होगी। इसके बीच में इसको शुरू किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक से 6 जून 2018 को 6,000 करोड़ की अनुमति मिल गई है। इस योजना के लिए जो राशि उपयोग की जाएगी वो विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त होगी और विश्व बैंक ने इसके लिए जो है 6,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की अनुमति दे दी है। देश के बड़े भागों में भूजल संसाधन की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि भूजल संसाधनों की जो गंभीर समस्या है उसको दूर करना। इसका उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है। इसके अंतर्गत पहचान किए गए जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उन प्राथमिक क्षेत्रों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये प्राथमिक क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पड़ते हैं। तो इन राज्यों को भी हमें ध्यान में रखना है, इनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये राज्य भारत में भूजल के मामले में अत्यधिक शोषित, संकटमय एवं अर्ध संकटमय खंडों का लगभग 25% निरूपित है। तो यहां पर भी इस योजना को महत्वपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। अगली हमारी योजना है राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, जिसे हम ई नाम कहते हैं। तो ई नाम के नाम से भी यह योजना एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो हमें इनकी शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना है। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत, इनके शुभारंभ कब किया गया था उसकी तारीख को भी ध्यान में रखना है, 14 अप्रैल 2016। इस योजना से राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन मंच की शुरुआत हो गई है। तो इस योजना का लाभ क्या है? ई विपणन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की एक योजना के रूप में शुरू हो चुकी है।
अब तक 13 राज्यों में 455 बाजारों को ई नाम से जोड़ा गया है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक जो है वो कितने बाजारों को ई नाम से जोड़ा गया है और कितने राज्यों के बाजारों को जोड़ा गया है। तो 13 राज्यों के 455 बाजारों को ई नाम से जोड़ दिया गया है। यह योजना बेहतर मूल्य दिलाने, पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद करेगी। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा और एक राष्ट्र एक बाजार की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। तो ये किसानों को उनकी जो मानदेय है उनमें उनकी मानदेय को प्राप्त करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी और राष्ट्र में जो एक लक्ष्य है एक राष्ट्र और एक बाजार, उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करेगा। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। तो इन शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए, इस योजना की मंजूरी 13 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए दी थी। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है या फिर उसकी मंजूरी कब मिली। तो 13 जनवरी 2016 को इसकी मंजूरी मिली। इससे पहले भी कई फसल बीमा योजनाएं बनी, उनके बावजूद अब तक केवल 22% कृषि क्षेत्र ही इस दायरे में आ सका। देखिए, इससे पहले भी कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन जो भी योजनाएं पहले बनी हैं उन योजनाओं का जो लाभ है वो केवल 22% ही कृषि क्षेत्र जो है उसका लाभ उठा पाए हैं। तो अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका उद्देश्य है कि जितने भी फसल कृषि क्षेत्र हैं उन सारे कृषि क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी योजनाओं की समीक्षा कर किसानों के हित में यह फसल बीमा योजना बनाई गई है। वर्तमान में किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध है, जिसे तुरंत भुगतान करने पर 4% तक कम किया जा सकता है। इस योजना में सरकार 3 लाख रुपए तक के अल्प अवधि फसल ऋण पर 3% दर से ब्याज रियायत प्रदान करती है। तो इस योजना का जो विशेषता है इस योजना की, वो ये योजना है, अगर हमें इस एग्जाम में इस योजना के बारे में पूछा जाए कि कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, रियायत प्रदान की जाएगी, तो 3 लाख रुपए तक की जो अल्प अवधि की फसल ऋण है वो प्रदान की जाएगी और 3% तक ब्याज में रियायत प्रदान की जाएगी। यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और परिवर्तित NAIS का स्थान लेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस योजना की हम बात कर रहे हैं ये कौन सी योजना का स्थान लेने वाली है। तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, और इसका जो परिवर्तित जो रूप है उन दोनों को मिला करके और उनके स्थान पर इस योजना को लागू किया गया है। इस फसल बीमा योजना के दायरे को मौजूदा 23% से बढ़ा करके 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना में जो बीमे का दायरा है वो कहाँ तक रखा गया है, उसका कहाँ तक का लक्ष्य तय किया गया है। तो वो 50% तक तय किया गया है। अगली हमारी योजना है रियायत योजना 2016-17। ब्याज रियायत योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2% की ब्याज रियायत पहले वर्ष के लिए आंकों में उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर जो किसानों को जो ब्याज में रियायत प्रदान की जाएगी वो कितने प्रतिशत होगी? 2% रियायत प्रदान की जाएगी। किसानों द्वारा मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पाद भंडार गृहों की रसीद के साथ भंडार गृहों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे छोटे और मंझोले किसानों को ब्याज रियायत का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये योजना है वो उन किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी जो किसान पहले मजबूरी में अपने उत्पादों को कम दर पर बेच देते थे और अब इस योजना में
किसानों को एक कम ब्याज दर पर उनको ऋण मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा और एक अच्छी कीमत पर अपने उत्पाद को बेचने में सहायता मिलेगी। इससे पहले फसल कटाई के बाद 6 महीने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे। तो ये जो योजना का लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा? जिनके पास में किसान क्रेडिट कार्ड होंगे। ठीक है। अगली जो हमारी योजना है वो है राष्ट्रीय तिलहन और तेल मिशन कार्यक्रम, NMOOP। ठीक है। तो ये योजना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे भी ध्यान में रखना है। यह मिशन कार्यक्रम 2014-15 से लागू है। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है कि ये योजना कब से लागू की गई थी? तो 2014-15 से ये योजना चल रही है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए तिलहनों का उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों को राज्य कृषि या बागवानी विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। तो इनके जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें कौन लागू करता है? राज्य कृषि या बागवानी विभाग। अगली हमारी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। जिन राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, उन राज्यों में आवश्यकता के अनुसार इस योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जिन राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने पर विशेष जो ध्यान देना जरूरी है, उन राज्यों में ये योजना को लागू किया जाएगा। राज्यों को उनकी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और कृषि जलवायु ज़रूरतों के अनुसार योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों के चयन, योजना की मंजूरी और उन्हें अमल में लाने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगली हमारी जो योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM। तो देखिए इस योजना में क्या महत्वपूर्ण बात है। इसके अंतर्गत 29 राज्यों के 638 जिलों में NFSM दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में NFSM चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में NFSM गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में NFSM मोटा अनाज लागू की गई है, ताकि चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, उनके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीजों के वितरण, बीज भी HYV हाइब्रिड बीजों का उत्पादन जो केवल दालों के लिए होंगे, INM और IPM तकनीकों, संसाधन संरक्षण उपकरणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है को लागू किया जा रहा है। अगली जो हमारी योजना है वो है बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन। यह योजना 2014-15 से लागू है, तो इस डेट को भी ध्यान में रखना है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। बागवानी जो योजना है, बागवानी के समन्वित विकास के लिए जो मिशन कार्यक्रम है, ये योजना केंद्र प्रायोजित है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि योजना केंद्र शासित है या फिर राज्य से संबंधित है या फिर केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह योजना फलों, सब्जियों के जड़ और कांड फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंध वाले वनस्पति, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए है। इस मिशन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और बागवानी के लिए केंद्र संस्थान नागालैंड को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि इस मिशन में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
नारियल विकास बोर्ड और बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान नागालैंड को भी शामिल कर दिया गया है। तो इन सारी संस्थाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मिशन में किन किन योजनाओं को, किन किन मिशनों को शामिल किया गया है। अगली हमारी योजना है पशुधन विपणन। सरकार ने कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 तैयार किया है, जिसे 24 अप्रैल 2017 को लागू किया गया है। तो पशुधन विपणन जो योजना है वो कब लागू हुई है? 24 अप्रैल 2017 को। यह अधिनियम निजी बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता बाजारों, विशेष वस्तु बाजारों सहित वर्तमान एपीएससी नियमित बाजारों के अलावा वैकल्पिक बाजारों का भी विकल्प प्रदान करता है, ताकि उत्पादक और खरीदार के बीच में जो बिचौलियों की संख्या है उसको कम किया जा सके और उपभोक्ता के रुपए में किसानों का हिस्सा बढ़ सके। तो ये जो पशुधन विपणन योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिचौलियों की संख्या को कम करना और किसानों के हिस्से में वृद्धि करना। अगली हमारी जो योजना है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्ष 2065 में 19 अक्टूबर को भारत सरकार के तत्कालीन सचिव बी शिवरमन ने कमेटी के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई। तो यहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका क्या इतिहास है, वो कब शुरू हुई, कौन सी कमेटी ने इसका प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया था। इसके बाद में वर्ष 1966 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सरेंडर प्राइस तय किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार गेहूं और धान को खरीद सकती है। तो ध्यान रहे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो गेहूं और धान के लिए स्पेशली बनाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ और रबी दोनों तरह की फसलों के लिए अधिसूचित है। ये भी ध्यान रहे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों के लिए भी अधिसूचित की गई है, जो कृषि आयोग की लागत और मूल्यों के बारे में सिफारिशों पर आधारित होती है। आयोग फसलों की लागत के बारे में आंकड़े एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आयोग बनाया गया है उस आयोग का काम क्या है कि लागत के बारे में आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना और साथ ही उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। अगली जो हमारी योजना है वो है गोवर्धन योजना, गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। 30 अप्रैल 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उमा भारती, जो कि स्वच्छ और पेयजल केंद्रीय मंत्री हैं, द्वारा गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन अर्थात गोवर्धन योजना शुरू की गई थी। तो इसकी भी हमें जो शुभारंभ की जो तिथि है उसे ध्यान में रखना है। इसके तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो एनसीजी में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये जो योजना है वो गोबर और खेतों का जो कूड़ा करकट होता है उनको मिला करके जो बायो एनसीजी गैस बनाई जाती है उसके ऊपर इसका जो है फोकस किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है, गांव में रहने वाले लोगों के रहन सहन को सुधारना, उसके साथ ही गांव में खुले में होने वाली शौच पर काबू पाना है। तो ये जो यहाँ पर हमने जो लाइन पढ़ी है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोवर्धन योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना है और गांव में जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन में सुधार करना है और गांव में जो खुले में शौच होता है उस पर नियंत्रण करना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर ग्रामीण को ही पहुंचेगा। अगली जो हमारी योजना है वो है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इस योजना का शुभारंभ यूपी में 1995 में हुई थी। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाने का फैसला किया है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है वो कब शुरू की गई थी और कहाँ पर शुरू की गई थी, और ऑपरेशन जो ग्रीन योजना है उसको कौन सी योजना के तर्ज पर शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर इसे शुरू किया गया था। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। किसान 2 वर्षों में आलू के भाव को लेकर पूरी तरह से मात खा चुके हैं। सरकार के इस निर्णय में अब उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। अगली जो हमारी योजना है वो है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इस योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय संचार मंत्री मनोहर सिन्हा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा योजना प्रदान करने के लिए संपूर्ण बीमा ग्राम योजना लागू किया। तो ये जो योजना शुरू की गई थी उसकी जो महत्वपूर्ण जो है तिथि 13 अक्टूबर 2017, इसे ध्यान में रखना है। और इस योजना को शुरू किसने किया था, उसका नाम है मनोज सिन्हा, और इसका जो उद्देश्य है वो है संपूर्ण ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका एक बीमा करना। इसलिए इस योजना का नाम भी संपूर्ण बीमा ग्राम योजना रखा गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवास को कवर करना है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों के सभी आवास को कवर करना। अब जितने भी गांव चिन्हित किए जाते हैं उनके आवास जितने भी हैं वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कवर करना, उनका बीमा करना। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव, न्यूनतम 100 आवास वाला गांव होना चाहिए, को चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक पॉलिसी की कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा के साथ चिन्हित गांव के सभी घरों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्र सरकार ने एक नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 वर्षों, ये ध्यान रखना, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो उसका जवाब होगा 50,000 रुपए। और ये योजना कितने वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए, और उसकी कालावधि कहां से कहां तक है, 2015-16 से 2019-20 तक। ये विदित भी हो कि देश में 142 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि से 35% में सिंचाई सुविधा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो कृषि क्षेत्र योग्य भूमि है कितने प्रतिशत भागों में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो वो 35% होगी। तो यहाँ पर हमारी योजनाएं जितनी भी थी वो सारी समाप्त होती हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि इस टॉपिक में से एग्जाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और हमारे चैनल कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्वेस्टिगेटर एग्जाम की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।